सोचिए, हमारी दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन मानव इतिहास का सबसे खौफनाक, सबसे विनाशकारी हथियार आखिर कितने देशों के पास है? सिर्फ 10। जी हाँ, सिर्फ 10। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो किसी ग्लोबल स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा इतिहास जो राजनीति और दुनिया को समझने वाले हर इंसान को जरूर पता होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की कोई बोरिंग क्लास नहीं लेने वाले हैं। ये कहानी है एक डोमिनो इफेक्ट की, यानी एक के बाद एक गिरने वाले मोहरों की तरह शुरू हुए एक चेन रिएक्शन की। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के डर, उनकी आपसी दुश्मनी और चुराए गए राज की कहानी है, जिसमें शामिल होने के लिए देशों ने हर हद पार कर दी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी पहली परमाणु रेस से, फिर हम कोल्ड वॉर के धोखे को समझेंगे, उसके बाद रेगिस्तान में दबे कुछ गहरे राज जानेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे तकनीक चुराई गई, और आखिर में बात करेंगे दुनिया के 10वें न्यूक्लियर देश की। नंबर 1, पहली परमाणु रेस। इस महागाथा की शुरुआत होती है साल 1938 से। जर्मन वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज कर ली थी, न्यूक्लियर फिशन, मतलब एटम्स को तोड़कर अपार ऊर्जा पैदा करना। इस बात ने महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को इतना डरा दिया कि उन्होंने तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति को एक अलर्ट भेजा। उन्हें डर था कि हिटलर इसका इस्तेमाल कर लेगा। और फिर अमेरिका ने शुरू किया अपना टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया और 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट के साथ पहला सफल धमाका हुआ। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए और खौफनाक युग की शुरुआत हो गई। नंबर 2, धोखा और शीत युद्ध। अब अमेरिका को लगा था कि ये ताकत सिर्फ उनके पास रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोवियत संघ, जो युद्ध में उनका साथी था, उसे शक हो गया कि अमेरिका कुछ छिपा रहा है। उन्होंने क्या किया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सीधे अपने जासूस घुसा दिए और सीक्रेट्स चुराने लगे। अमेरिका ने भी डबल एजेंट्स का जाल बिछाकर उन्हें नकली डिजाइन्स दिए, लेकिन सोवियत संघ बहुत चालाक था। उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और 1949 में अमेरिका की सोच से कहीं पहले अपना पहला टेस्ट RDS-1 कर डाला, और बस यहीं से आधिकारिक तौर पर कोल्ड वॉर छिड़ गया। तो सबसे अहम बात यह है कि ये विज्ञान कितनी तेजी से भयानक होता जा रहा था। सोवियत संघ को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने एटम बम से भी हजारों गुना खतरनाक चीज पर काम शुरू किया, हाइड्रोजन बॉम्ब। इसमें एटम्स टूटते नहीं बल्कि सूरज की तरह जुड़ते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। ये हिरोशिमा से 450 गुना ज्यादा ताकतवर था। अमेरिका ने 1952 में, सोवियत संघ ने 1955 में और फिर यूके ने 1957 में इसका टेस्ट करके दिखा दिया कि इस रेस में कोई किसी से पीछे नहीं है। अब यूके की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका से भी पहले 1940 में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने क्यूबेक अग्रीमेंट के तहत अमेरिका के साथ अपनी सारी रिसर्च शेयर भी की, लेकिन बॉम्ब बनने के बाद अमेरिका ने अग्रीमेंट तोड़ दिया और तकनीक देने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल सीधा धोखा। इसके बाद यूके ने अपने ही यूरेनियम भंडार का इस्तेमाल करके काम शुरू किया और 1952 में ऑस्ट्रेलिया के पास अपना सफल परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन हरिकेन कहा गया। इसके बाद न्यूक्लियर क्लब में एंट्री होती है फ्रांस की। 1956 के स्वेज नहर संकट के समय सोवियत संघ ने फ्रांस को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी और अमेरिका ने मदद करने के बजाय फ्रांस पर भारी आर्थिक दबाव डाल दिया। इस बेइज्जती ने फ्रांस को समझा दिया कि अगर दुनिया में टिकना है तो अपना बम खुद बनाना होगा। उन्होंने नाइजर जैसी अपनी कॉलोनियों से यूरेनियम निकाला और दिन रात एक करके 1960 में सहारा रेगिस्तान में अपना पहला टेस्ट कर डाला। और कुछ ऐसी ही सोच चीन की भी बन रही थी। 1950 के दशक में अमेरिका से मिली धमकियों के बाद चेयरमैन माओ को समझ आ गया था कि बम के बिना दुनिया उन्हें ऐसे ही डराती रहेगी। पहले तो सोवियत संघ ने चीन की मदद की, लेकिन 1959 में आपसी अनबन के चलते रूस ने अपने वैज्ञानिक वापस बुला लिए और चीन को बीच मझधार में छोड़ दिया। चीन ने इसे चुनौती माना, अपने ही पहाड़ों से यूरेनियम निकाला और 1964 में 596 नाम से अपना पहला परीक्षण किया। ये नाम 596 असल में सोवियत संघ पर एक ताना था, क्योंकि जून 1959 में ही उन्होंने चीन का साथ छोड़ा था। नंबर 3, रेगिस्तान के राज। अब तक दुनिया में 5 न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, लेकिन इसके बाद प्रोग्राम्स पूरी तरह अंडरग्राउंड होने लगे। इजराइल की कहानी तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी है। अरब देशों के डर से उन्होंने एक गुप्त प्रोग्राम शुरू किया।
अमरीकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन 1963 में कैनेडी के बाद इजराइल का रास्ता साफ हो गया और 1967 में उन्होंने प्रोग्राम पूरा कर लिया। ये राज ही रहता अगर 1986 में उनके ही एक टेक्नीशियन मोर्देकाई वुनूनू ने ब्रिटिश मीडिया को तस्वीरें लीक न की होती और इसके बाद मोसाद ने एक फिल्मी हनी ट्रैप बिछाकर उस विसल ब्लोअर को पकड़ लिया। आज तक इजराइल ने ना तो इस प्रोग्राम को कबूल किया है, ना ही इससे इनकार किया है। खैर, इन हथियारों के इस तेज फैलाव को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल रूल बुक बनाई गई, NPT, यानी परमाणु अप्रसार संधि। इसका सीधा सा मकसद था न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकना और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा या बिजली के लिए करना। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, आने वाले देशों ने अपने क्षेत्रीय डर और सुरक्षा के चलते इस नियम की जमकर धज्जियां उड़ाईं। नंबर 4, चुराई गई तकनीक और नए दुश्मन। अब फोकस शिफ्ट होता है एशिया की तरफ। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद भारत के लिए स्थिति बदल चुकी थी। फिर जब चीन ने अपना बम बना लिया तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस सोचना था। भारत ने अमेरिका और कनाडा से शांतिपूर्ण ऊर्जा के नाम पर रिएक्टर लिए, लेकिन अंदर ही अंदर सीक्रेट काम चलता रहा। फिर 1974 में राजस्थान के रेगिस्तान में स्माइलिंग बुद्धा नाम का सफल परीक्षण हुआ। दुनिया भर ने भारी पाबंदियां लगाईं, लेकिन भारत डटा रहा और NPT पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। अब एक बेहद दिलचस्प गठबंधन देखिए। दक्षिण अफ्रीका अपनी रंगभेद यानी अपार्थाइड नीतियों के कारण ग्लोबल बॉयकॉट झेल रहा था और उसे अपने पड़ोस में सोवियत प्रभाव का भी डर था। ऐसे मुश्किल वक्त में इजराइल ने उसकी मदद की। इजराइल ने न्यूक्लियर तकनीक और हथियार दिए और बदले में दक्षिण अफ्रीका से यूरेनियम लिया। माना जाता है कि 1979 की मशहूर वेला घटना, जहां अमेरिकी सैटेलाइट्स ने समंदर के ऊपर 2 रहस्यमयी चमक देखी थी, वो इन्हीं दोनों देशों का एक गुप्त जॉइंट टेस्ट था। और यह घटना इतिहास के एक बहुत ही अनोखे और सकारात्मक मोड़ को दर्शाती है। 1990 आते आते जब सोवियत संघ टूट रहा था और दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक बदलाव आ रहे थे, तब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए। मानव इतिहास में ऐसा करने वाला वो आज तक का इकलौता देश है। वाकई ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। वापस एशिया लौटते हैं। 1974 में भारत के परीक्षण ने पाकिस्तान को बहुत बेचैन कर दिया था। उनके लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी। पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान ने हॉलैंड की एक फैसिलिटी से यूरेनियम एनरिचमेंट के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए। इसमें चीन ने भी पाकिस्तान की पूरी मदद की। और अमेरिका? शुरुआत में उन्होंने सब जानकर भी आंखें मूंद ली, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान की सख्त जरूरत थी। आखिरकार 1998 में पाकिस्तान ने भी रास्को की पहाड़ियों में अपना सफल परमाणु परीक्षण कर डाला। नंबर 5, आखिरी न्यूक्लियर देश। अब जो हुआ वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर तकनीक तो थी, लेकिन बम ले जाने वाली लंबी दूरी के मिसाइलें नहीं थीं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के पास बेहतरीन मिसाइलें थीं, लेकिन बम बनाने की तकनीक नहीं थी। तो क्या हुआ? दोनों ने एक सीक्रेट डील कर ली। AQ खान ने उत्तर कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक यानी सेंट्रीफ्यूज दिए और बदले में मिसाइलों के डिजाइन ले लिए। एकदम परफेक्ट मैच, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। उत्तर कोरिया ने इस तकनीक का पूरा फायदा उठाया और दुनिया को धोखा दिया। उन्होंने 1990 NPT पर साइन तो किए, लेकिन चोरी छिपे प्रोग्राम चलाते रहे। अक्टूबर 2006 में उन्होंने पहला छोटा परीक्षण किया और फिर 2009 में दूसरा परीक्षण इतना शक्तिशाली था कि उससे रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आ गया। और इस तरह उत्तर कोरिया बन गया इस विनाशकारी लिस्ट का 10वां और सबसे आखिरी देश। तो 1938 की एक वैज्ञानिक खोज से शुरू हुआ ये डोमिनो इफेक्ट आज 10 देशों तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये चेन रिएक्शन यहीं रुक गया है? आज मिडल ईस्ट के हालात देखिए। ईरान पर इजराइल का दबाव लगातार बढ़ रहा है और अगर ईरान कामयाब होता है तो उस पर करीब से नजर रखे हुए सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। तो सवाल ये है, क्या दुनिया को जल्द ही कोई 11वां न्यूक्लियर देश देखने को मिलेगा? ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो शायद आज भी लिखा जा रहा है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।